चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स वहाँ पर रह रहा है, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग अदर पोर्शन ऑफ फिजिक्स। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को लास्ट में पढ़ाने का रीज़न क्या रहा वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और ऑप्टिक्स को हमें किस तरीके से पढ़ना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम मार्किंग की बात करें तो एग्ज़ाम में लगभग लगभग आई थिंक 20 नंबर का ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स 20 से 22 नंबर ईजिली मिल जाता है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। आज कुछ नए बच्चे भी इसमें ऐड हुए हैं, तो आई होप आप लोगों को ऑप्टिक्स समझ में आएगी। ऑप्टिक्स को पढ़ने का तरीका एक है कि आप यहाँ लेक्चर लें, लेक्चर के बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा अभी नोट्स की। आप विद इन 24 आवर्स उस जो टॉपिक को मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, जिस डेरिवेशन को मैं यहाँ कराऊंगा, उस डेरिवेशन की एक बार प्रैक्टिस करें रिटन में। एक बार उसे लिख कर देख लें और एक बार बिना देखे लिख के कोशिश करें। दैट मीन्स अगर आप हैंड टू हैंड ऑप्टिक्स को याद करते हुए चलेंगे तो आपको ऑप्टिक्स को पढ़ने में, ऑप्टिक्स को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स कहीं पे भी पढ़ी हो तो वहाँ पढ़ाने का तरीका और मेरे पढ़ाने का तरीका में थोड़ा सा चेंज है। जैसे जहाँ भी आपने पढ़ा होगा वहाँ प्रॉपर आपको डेरिवेशंस कराए गए होंगे और जैसे टॉपिक होगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम टॉपिक के अकॉर्डिंग डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन हम उस डिस्कशन को करने का पैटर्न सीखेंगे। अगर आपने ऑप्टिक्स के डेरिवेशन को करने का पैटर्न सीख लिया तो आपको डेरिवेशन रटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स है क्या? ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। दैट मीन्स स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड, जिस ब्रांच में होगी फिजिक्स की वही क्या कहलाएगी? ऑप्टिक्स कहलाएगी। जनरली ऑप्टिक्स को दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, रे ऑप्टिक्स एंड अनदर वन इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, देखिए यहां से दोनों के दोनों पोर्शन आपके सिलेबस में है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो दो पार्ट में ही क्यों डिवाइड करा गया उसकी भी बात कर लेते हैं। क्योंकि हम लाइट की स्टडी की बात कर रहे हैं तो हम जनरली लाइट की बात कर रहे हैं, और लाइट दो टाइप के नेचर को शो करता है। द फर्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर और सेकंड वन इज वेव नेचर। तो उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ही इनका डिवाइडेशन किया गया है। रे ऑप्टिक्स के अंदर बेसिकली हम पार्टिकल नेचर से रिलेटेड बातें करेंगे थोड़ी सी। वैसे तो हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पार्टिकल नेचर की ही बात करी। ठीक है, पार्टिकल नेचर के बाद इधर वेव ऑप्टिक्स बात करते हैं। अच्छा देखिए, पार्टिकल नेचर को डिफाइन करने के लिए जनरली दो इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड द सेकेंड वन इज कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट। ऑप्टिक्स को हम बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं करेंगे, थोड़ा स्लोली करेंगे, चाहे हमें 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेने पड़े, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर जगह आपको कंसेप्ट डिफरेंट मिलेगा, लेकिन हम उसे पैटर्न को समझेंगे और उसे इजीली कर लेंगे। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स को डिफाइन करने के लिए 3 इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द फर्स्ट वन इज आपका इंटरफेरेंस, सेकंड वन इज डिफ्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज पोलराइजेशन। ये 3 बेसिक इफेक्ट होते हैं डिस्कस करने के। अच्छा, इस पोर्शन में से हमारे सिलेबस में एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जिसे हम पढ़ चुके हैं, और वेव ऑप्टिक्स में हमारे सिलेबस में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है जिसे हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में केवल 2 टॉपिक हैं, एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन। इन्हें समझ लिया, वेव ऑप्टिक्स तैयार। अच्छा, यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं हम रे ऑप्टिक्स में? तो यहाँ हम लेंसेज की बात करेंगे,
यहाँ हम मिरर की बात करेंगे। इसके अलावा हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में और हम बेसिक इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, बाया लेंस एंड बाया मिरर इमेज फॉर्मेशन। इसके अलावा हम यहाँ पे टीआईआर की बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके साथ साथ हम यहाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करेंगे, लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कैसेग्रेन टेलीस्कोप। अगर आप लेटेस्ट पेपर देखें तो उसमें भी सैंपल पेपर, अगर आप लेटेस्ट सैंपल पेपर ऑब्जर्व करें तो उसमें भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली कैसेग्रेन, दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनके डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कैसेग्रेन और न्यूटोनियन। तो वहां पे कैसेग्रेन का डायग्राम बनवाने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, लेंसेज, मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन, टीआईआर, और साथ साथ क्या आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से कंसेप्ट को समझते हुए। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, बहुत ध्यान से समझना जो जो बात समझाई जाए, ठीक है। चलिए, तो ग्लास स्लैब है, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जनरली, ये ग्लास स्लैब का नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से रे इंसिडेंट हो रही है कुछ ऐसे। देखिए, जितनी भी मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा, हो सकता है ये थोड़ी बहुत तिरछी बने मुझसे यहाँ से, लेकिन आप याद रखेंगे स्केल से बनानी है, आपको प्रॉपर लाइन बननी चाहिए, ठीक। बार बार मैं लाइन सेलेक्ट करके ड्रॉ करूंगा, उसमें टाइम लगता है, इसलिए हम बनाएंगे, रफली डायग्राम बनाएंगे। आपको जब प्रॉपर कॉपी में बनाए आप, तो प्रॉपर लाइन के थ्रू ही स्केल का यूज करके ही डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल। ये होती है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा, एक मीडियम इधर है, वन फर्स्ट मीडियम, एक मीडियम अंदर है, दूसरा मीडियम। अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि किस मीडियम में से किस मीडियम में जाने पर लाइट कहाँ बैंड होगी और कैसे बैंड होगी। फिलहाल मैं एक रफली ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको। लाइट आगे आएगी, आगे आके फिर लाइट बाहर जाएगी, कुछ इस तरीके से प्रोसेस रहने वाला है। ये भी आपका नॉर्मल है, ठीक। लेकिन रियलिटी कहती है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो वहां रिफ्लेक्शन तो होता ही होता है, पार्शली, सॉरी, वहां रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा ट्रांसपेरेंट सरफेस में, लेकिन पार्शली रिफ्लेक्शन भी होगा। सेम एज यहाँ पर भी पार्शली रिफ्लेक्शन भी होगा रिफ्रैक्शन के साथ साथ। तो कुल मिला के मैं यहाँ से टर्म्स के नेम बताना चाह रहा था। ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपकी इमरजेंट रे है, या आप बोल सकते हैं इसे रिफ्रैक्टेड रे। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये आपकी ट्रांसमिटेड रे है, या इमरजेंट भी बोल, ट्रांसमिटेड रे, या फिर इसे ही हम बोल देते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट, ठीक। तो ये बेसिक है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई इस तरीके से इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये नॉर्मल होंगे, और कुछ रिफ्रैक्शन भी होगा और कुछ ट्रांसमिशन भी होगा, ठीक है। तो हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ध्यान से, उसके लिए क्या करा मैंने, एक प्लेन मिरर ले लिया, सॉरी, प्लेन मिरर हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, ठीक है। और इस मिरर पर हमने एक नॉर्मल इंसिडेंट करा दिया, एक रे आएगी, इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होने के बाद में क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। क्योंकि मैंने प्लेन मिरर लिया है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इधर की तरफ से ये क्या है, पॉलिश है, पॉलिश है, तो लाइट आर पार आपकी नहीं जा पाएगी, ठीक है। ये है आपका नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस वन इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे,
रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है ये एंगल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं? तो फर्स्ट लॉ कहता है आपका, फर्स्ट लॉ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, हर शब्द की डेफिनेशन का बहुत ध्यान देना ऑप्टिक्स में। मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। मैंने बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको ये डेफिनेशन सुननी भी है और इन्हें याद भी रखना है, जिससे अगला कंसेप्ट आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड सेज दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द normal at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane। देखिए ध्यान से, तो हमने क्या बोला? फर्स्ट केस तो आपको क्लियर हुआ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड सेज दैट द इंसिडेंट रे दैट इज दिस, रिफ्लेक्टेड रे दिस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ओ बोल दे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आई होप आपको दोनों लॉ समझ में आए होंगे, यस और नो? अदर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। चलिए, आज कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा ऐड हैं क्लास में, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ बच्चों। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास नहीं ले रहे हैं, तो जो भी आपके साथ के दोस्त हैं उनको बोलिए क्लास जरूर लें। मैं गारंटी लेता हूँ ऑप्टिक्स आप में से किसी भी बच्चे की तैयार नहीं है, चाहे आपने वो ट्यूशंस में पढ़ी हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ी हो, कहीं भी पढ़ी हो। और मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूँ आप मेरी क्लास कंटिन्यू लेते रहें ऑप्टिक्स के लिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना मेरे नोट्स से जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको उसे पढ़ते रहें, सिर्फ पढ़ते रहें। मैं स्पेशली आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप उसे पढ़ते रहें। आपकी ऑप्टिक्स में से एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज को। ठीक है? तो प्लीज कॉपरेट करें, क्लास लें, अच्छे से क्लास लें और उसका रिवीजन भी करते रहें। ओके? तो फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं इसमें, तो हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे हम, स्फेरिकल मिरर्स। और अगर आपने पढ़ रखी है पहले तो अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बच्चा बच्चा पढ़ा देता है, कोई भी पढ़ा देगा आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको स्फेरिकल मिरर्स में बहुत सारी टर्म्स के बारे में बताऊंगा, तो अगर आपको कुछ नया पता लगे तो बताना जरूर, ठीक है बच्चों? तो ये क्या है, आप लोगों का भी मन करेगा कि क्लासेस ली जाएं रेगुलर। देखिए, कुछ इस तरीके की कहानी है मिरर के लिए। करा क्या है वो समझिए ध्यान से। नाम बोला गया है स्फेरिकल मिरर, तो हमने एक स्फेयर कंसिडर कर लिया, इस स्फेयर को हमने कट करा, तो अभी मैं वन साइडेड कट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसके अलावा ये इसका डायमीटर है कुछ इस तरीके से, और डायमीटर के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो ये इसका सेंटर है स्फेयर का। ठीक है? अच्छा, मैं कहूँ ये इस स्फेयर का सेंटर है, या फिर इस सेंटर के रिगार्डिंग ही ये आर्क ड्रॉ करी गई है, दोनों बातें सही। चलिए, हमने इसे पॉलिश कर दिया, अब इस आर्क को बाहर की तरफ ये हमने पॉलिश कर दिया। ठीक? तो यहाँ दो केस हैं, देखिए ध्यान से। जब पॉलिश या तो आप बाहर कर सकते थे या आप अंदर कर सकते थे, तो अंदर वाले केस में मैं इसे इधर से डिवाइड कर देता हूँ, इसे इस तरफ मैं अंदर कर दूंगा पॉलिश, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप ऑब्जर्व करें
तो एक बार तो आपको जो सरफेस दिख रही है, ये बल्जिंग आउट जो सरफेस है, उसे आपने पॉलिश करा। एक बार आपने इंटीरियर सरफेस को पॉलिश करा, बाहर वाली सरफेस ऐसी है। तो जो रिफ्लेक्शन अकर होगा, यहां तो होगा इस सरफेस से और यहां होगा इस सरफेस से। तो अगर मैं इन्हें डिवाइड करके अलग ड्रॉ करूं कहीं पर, एक सरफेस तो ऐसे बनी है और एक सरफेस कुछ ऐसे बनी है। और इसे अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक मिरर ये बन गया और एक मिरर ये बन गया है, जो मिड में से डीप में है रिफ्लेक्टिंग साइड्स। इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और ये जो उठा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिड में से, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब ये याद कैसे रहेंगे आपको? याद रहने का सिंपल तरीका है। आपने चम्मच से कोई स्वादिष्ट चीज खा रहे हैं, सपोज आपने खीर बनी है आपके घर में और आप खीर खा रहे हैं, तो जिस पोर्शन से खाते हैं हम, वो तो कॉनकेव होती है। ये चम्मच है, इसी में भरा जाता है, ये कॉनकेव है। और जब खीर बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो तो हम चम्मच पे भी लगी नहीं छोड़ते, फिर जब चम्मच को पलट के चाट लेते हैं हम, तो वो कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, तो आप चम्मच से याद रखेंगे, चाटने वाली सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस और खाने वाली सरफेस कॉनकेव सरफेस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए। तो ये तो हो गया सरफेस का खेल कि आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप कर सकते हैं कि कौन सा मिरर है। अच्छा, एग्जामिनर जब आपका प्रैक्टिकल लेगा तो वो मिरर आपके हाथ में दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताओ कौन सा मिरर है। उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल में जनरली ऐसा करते हैं एग्जामिनर्स, तो आप जब उसे छुएंगे मिरर को, तो अगर वो बीच में से जो उसके मिरर की सरफेस है जिधर से रिफ्लेक्शन होना है, वो सरफेस अगर बीच की दबी हुई है और साइडों की सरफेस उठी हुई है, तो वो कॉनकेव मिरर है। और अगर बीच की सरफेस उठी हुई है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो आप इसे टच करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और टच करने के लिए जैसे आप कल स्कूल जाएं तो सर को बोलें कि हमें मिरर को टच करके देखना है, आप वहां से मिरर लें और टच करके एक बार देख लें। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से अब आपको आइडिया हो गया कि कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा कॉनकेव मिरर है। मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, एक ही सरफेस से मैं आपको बहुत सारी डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा। ठीक है? तो इस आर्क का सेंटर ये है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ये है, तो ये कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम सी से रिप्रेजेंट, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, आगे बात करते हैं। ये जो सरफेस है, ये सरफेस है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसी सरफेस से क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन होने। देखिए, आइडेंटिफिकेशन जब तक आपको बिल्कुल नेमिंग क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको इमेज रे डायग्राम याद करने में आसानी नहीं मिलेगी। अगर आपको नेमिंग क्लियर है तो आप इमेज डायग्राम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ऑप्टिक्स के पैटर्न को जिसने मेरे समझ लिया, उसे आप चैप्टर को समझने में, सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, ये होता है पोल, और इस एक्सिस को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें। अच्छा, एक ये जो पॉलिश करी है हमने, तो हम बोल सकते हैं ये कैसी पॉलिश है? सिल्वर्ड सरफेस है। क्या आपकी सिल्वर्ड सरफेस है। इसके अलावा अपर्चर एक टर्म होती है, अपर्चर। तो अगर मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ये है इसका लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर दैट मींस एंड टू एंड डिस्टेंस, और वो भी कैसी? स्ट्रेट पाथ पे। और एंड टू एंड डिस्टेंस कर्व पाथ पे जो होती है, वो कहलाती है उसका एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर। ठीक, पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, वो इस स्फीयर की रेडियस है, तो इस कर्व की भी ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, पोल हो गया, सिल्वर सरफेस, लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। ये बेसिक बेसिक सारी टर्म्स हमने इसमें जान ली। ठीक है, आगे बात करते हैं।
अगर मैं थोड़ा सा साइड में से लूं और एक कॉनकेव सरफेस बना लूं, मैंने कॉनकेव सरफेस ड्रॉ करी, इस तरीके से सिल्वर पॉलिश्ड है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा ये अनदर एक्सिस है, या हम बोल सकते हैं ये रेज इंसिडेंट हो रही है। क्या इंसिडेंट्स हो रही है? रेज इंसिडेंट। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे हमेशा फोकस से पास होती है। हमेशा कहाँ से पास होती है वो? फोकस से पास होती है। मैं लिख सकता हूँ इसे, दैट इज दिस इज फोकस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली। यहाँ तक सब आपने पढ़ रखा होगा, और सब जिसने जहां भी पढ़ा है ये सब बातों के बारे में जानते हो। लेकिन अब मैं जो बात बताने वाला हूँ, अगर आपने पढ़ रखी है अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी तो आपके लिए न्यू है ये। और रेज ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी सी, ये भी फोकस से जाएंगी इस तरह से। कहाँ से पास होगी? फोकस। इमेज बस एंड अनदर रे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ लिख देते हैं इसे, दिस प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास में होती है रेज, वो रेज कहलाती हैं आपकी पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज। और जो दूर रेज होती हैं ये कहलाती हैं आपकी मार्जिनल रेज। ये शब्द आपने पढ़ रखे थे पहले, यस और नो? मार्जिनल रेज, सॉरी, ये शब्द आपने पढ़ रखे थे पहले, यस और नो? बताइए स्टूडेंट्स। आपने पढ़ रखे हैं ये शब्द दोनों, पैरा एक्सियल रेज और मार्जिनल रेज? चलिए कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रखे, आई मोस्टली नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ इनका यूज क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन बना, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, इस टाइप से ही क्वेश्चन था वो। और वो भी किस केस में? जब लाइंस पैरेलल आए, और उसमें स्पेशल मेंशन करा गया था कि आपको केवल पैरा एक्सियल रेज ही ड्रॉ करनी है। अब अगर आपने दूर रेज ड्रॉ कर दी तो वहां आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपसे स्पेशली कहा जाए कि मार्जिनल रेज ड्रॉ करनी है, तो आप पास वाली रेज ड्रॉ ना करें, दूर वाली रेज ड्रॉ करें और फोकस से पास करा दें। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा देखिए ध्यान से, कॉनकेव मिरर में रेज आ रही हैं और आपको एग्जैक्ट दिख रहा है कि वो मिल रही हैं, दैट मीन्स फोकस जो है वो रियल फोकस है। अच्छा, यही सरफेस अगर कैसी होती? कॉन्वेक्स होती। सरफेस कैसी होती? कॉन्वेक्स। इस तरीके से पॉलिश, ये प्रिंसिपल एक्सिस ज़्यादा सीधी हो गई है, देखिए यहाँ से, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये अदर रेज हो गई। अब जो ये रेज हैं, ये पार तो जा नहीं सकती क्योंकि सरफेस सिल्वर्ड है, ये रिफ्लेक्ट होंगी, ये रिफ्लेक्ट होंगी। अब रिफ्लेक्ट होके तो कहीं मिलेंगी नहीं है, तो ये पीछे की तरफ मिलती हुई फील होती है। और इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? इस केस में फोकस बोलते हैं। और कैसा फोकस मिल रहा है हमें यहाँ पर? वर्चुअल फोकस मिल रहा है। कैसा फोकस मिल रहा है? वर्चुअल फोकस। अगर रेज आपकी एग्जैक्टली मिले तो वो फोकस जो मिलता है वो रियल फोकस होता है, और अगर वो नहीं मिल पा रही है तो वो फोकस जो मिलता है वो कौन सा फोकस होता है? आपका वर्चुअल फोकस होता है। आई होप यहां तक की बात सबको समझ में आई होगी, यस और नो? आप अनम्यूट करें और बताएं प्लीज। अदर स्टूडेंट्स, या नेम लेके पूछा जाए एक एक करके? देव, दिव्यांश, हेमंत, कशिश, पूर्णिमा, उदित, और भी कई सारे बच्चे हैं। हाँ, अनम्यूट करके बताएं बेटा, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक सबको? ओके, चलिए, मैसेज कर रहे हैं सब लोग। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को साइन कन्वेंशन में आती है, और साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती है न्यूमेरिकल करने में।
न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती है कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है और आंसर गलत आ जाता है। आई होप ऐसी दिक्कत आप लोगों ने 10th क्लास में भी फेस की होंगी। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, बच्चा आया है, इसे ऐड कर लेते हैं। सर एक बार आप बच्चों से बोल दिया करें बस कि क्लास थोड़ा ना टाइम से ही ज्वाइन करें करें। चलिए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन के बेस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और ऐसी प्रॉब्लम बच्चों को 10th क्लास में भी आप लोगों ने फेस करी होगी। लेकिन मैं अब आपको एक इजी वे बता रहा हूं और आपने उसे ही फॉलो करना। ठीक है, देखिए क्या है। हमें कोऑर्डिनेट्स प्लेन के बारे में पता है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स प्लेन होते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, अच्छे से बना लेते हैं, अच्छा भी लगेगा। प्रॉपर लाइन ड्रॉ करके, फर्स्ट वन और ये अनदर वन। तो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए जितनी फिजिक्स आप लोग पढ़ेंगे, मैंने पढ़ रखी है अपर लेवल तक बिल्कुल, तो मुझे ये पढ़ा है, मैंने सारी बुक्स में ये पढ़ा है कि मेरे लिए लाइट रेज जब भी आएंगी वो लेफ्ट साइड से आएंगी। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो लेफ्ट में रखा होगा। दूसरी चीज, जो भी लेंस मिरर हम प्लेस करेंगे वो इस एक्सिस पर करेंगे। मैं एक बॉक्स बना देता हूं, इस बॉक्स को आप लेंस और मिरर कंसिडर करें। ये क्या है हमारा, लेंस है या फिर क्या है, मिरर है। चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, कुछ भी हो, लेकिन यही है। ये लेंस के मिरर के लिए हो गया। और जितनी मैंने फिजिक्स पढ़ी है वहां तक की फिजिक्स कहती है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखना है। तो मतलब कहने का ये हो गया कि साइन कन्वेंशन का जो पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं, आप उसे ही फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है। अच्छा, मैथमेटिक्स ने हमें सिखाया कि यहां से ऊपर की जितनी भी चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इधर वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, नीचे वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो निगेटिव होती हैं, और इधर वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट रखा है जिधर से रेज आ रही है वो निगेटिव साइड है। इस चीज को ही आपको फॉलो करना है। पहला रूल मैथमेटिक्स के क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव निगेटिव लेने हैं। दूसरा रूल और इंपॉर्टेंट रूल, और इसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही याद रखेंगे। जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, हमें हमेशा उसका साइन लेना है। जो डेटा कैलकुलेट करना है उसका साइन नहीं लेते, उसका साइन फाइनल आंसर में आता है। बस इसे आपने अगर फॉलो कर लिया तो फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में, लेंस और मिरर के क्वेश्चंस में साइन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए समझ लीजिए क्या है, फिर से एक बार। मिड पे आपको लेंस मिरर रखना है, इधर की साइड्स में निगेटिव लेने हैं, इधर पॉजिटिव लेना है, ऊपर का पॉजिटिव लेना है, नीचे का निगेटिव लेना है। जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है, सपोज एक क्वेश्चन गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, और उसकी इमेज अप्रोक्सीमेट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रही है, और वो किधर बन रही है, अब बिहाइंड द लेंस बन रही है, और आपसे बोला गया फोकल लेंथ कैलकुलेट करो। तो देखो ऑब्जेक्ट गिवन है डिस्टेंस, तो आप ऑब्जेक्ट का साइन ले लेंगे, दैट इज यू इक्वल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर। आपको पता है इमेज बन रही है कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे बिहाइंड द लेंस, तो प्लस के 15 सेंटीमीटर। इन दोनों का तो आप साइन लेंगे, लेकिन निकालनी क्या है, फोकल लेंथ। अच्छा लेंस भी स्पेशली बोल दिया कॉन्वेक्स लेंस था, आपको पता तो है कॉन्वेक्स लेंस की, चलिए कॉनकेव लेंस बोल दिया, तो आपको पता तो है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। लेकिन आप इनिशियली
जब लेंस का फॉर्मूला लिखेंगे 1/f=1/v - 1/u, तो आप उसमें फोकल लेंथ को निगेटिव नहीं रखेंगे। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो जल्दी से बताएं, सभी बच्चे जल्दी से बता दें, यस और नो। सब स्टूडेंट्स बता दें एक बार भाई। दिव्यांश, देव, चलिए चलिए, सबको समझ में आया ना? ठीक है, अब ये मीटिंग ओवर होने वाली है, नेक्स्ट मीटिंग 10 मिनट के अंदर आप ज्वाइन करेंगे, मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी इसे यहीं रोकते हैं।